हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। नादान दोस्त प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3 नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इसमें जो है केशव और श्यामा दोनों जो है उनके कई प्रश्न थे, लेकिन उसके जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वो जो है आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वे दोनों सोचने लगे कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा कहती है कि बच्चों को धूप लगती होगी तो इसके लिए भी कुछ इंतजाम करें। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। अब जो है उसके लिए छत बनाने के लिए, कवर करने के लिए जो है कैसे कपड़ा आए और वो कैसे खड़ा होगा, यह सोचने लगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब तरकीब। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब ये दूसरा दृश्य शुरू होता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे।
ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। वो जो स्टूल भी सही नहीं था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? अर्थात कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हम दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा सा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव कहता है कि तू जाके दाना और पानी की प्याली ले आ, तो मैं उतर करके फिर तुझे दिखाता हूँ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है कि तुम गिर जाओगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंख को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? उनकी माँ पूछती है कि तुम दोनों में से किसने किवाड़ खोला और मैंने तुम्हें बाहर निकलने के लिए मना करा था तो क्यों निकले? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब जो है दोनों बच्चे सो गए। तीसरा दृश्य। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वहां उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकली आई है
पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है? वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। वो कहती है कि केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इसमें जो है केशव और श्यामा जो है अंडों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनका जो है विनाश हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चिड़ियों के अंडे को कभी भी नहीं छूना चाहिए। अब इस कहानी के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। ये प्रश्न कहानी से दिए हुए हैं। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक सवाल उठते थे, जैसे अंडे कैसे और कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, चिड़िया का घोंसला कैसा होगा, अंडे में से बच्चे कैसे बाहर आएंगे, बच्चे कैसे उड़ेंगे। परंतु उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माता घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसलिए वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निस पर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे, इसलिए केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रख दिए, जिससे चिड़िया और उसके अंडे सुरक्षित रहे। जब उन अंडों से बच्चे बाहर निकल कर आएंगे तो चिड़िया को अपने बच्चों के खाने पीने और सोने के लिए परेशान न होना पड़े। उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी रखी, चीथड़े से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा करने के लिए जो किया वह उनके अनुसार उचित था, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि दूसरों के छूने के बाद चिड़िया अपने अंडे नहीं स्वीकारती। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा के बदले हत्या हो गई, इसलिए अनजाने में उनके द्वारा की गई रक्षा नादानी में बदल गई। कहानी से आगे के प्रश्न है ये। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, केशव और श्यामा के मन में अनेक तरह के सवाल आए, जैसे चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे बाहर निकलकर उड़ पाएंगे या नहीं, उन्हें धूप से कष्ट तो नहीं होगा,
यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हमारे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते, जिनके जवाब जानने के लिए हम उत्सुक रहते। लेकिन मैं ये प्रयास करता कि जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाएं, कोई भी अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। अंडों से बच्चों के बाहर आ जाने पर उनके लिए दाना जमीन पर बिखेर देता और कटोरी में पानी रख देता, ताकि बच्चे भूखे प्यासे न रहें। प्रश्न 2। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के अंडों को देखने की उत्सुकता के कारण दोपहर में बाहर निकल आए। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए माँ के पूछने पर भी पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रश्न 3। प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर। बचपन की नादानी, नादान बच्चे, रक्षा में हत्या और चिड़िया का घोंसला आदि इस कहानी के शीर्षक हो सकते हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर। यदि सर्दी का मौसम होता तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड और ओस से बचाने के लिए चारों ओर गर्म कपड़ों का प्रयोग करते, और यदि बरसात का मौसम होता तो वे दोनों अंडों के ऊपर किसी वस्तु से छत बनाकर अंडों को भीगने से बचाते। प्रश्न 2। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर। एक बार अनजाने में उन्होंने चिड़िया के अंडों को छू लिया था, जिससे चिड़िया के मन में डर पैदा हो गया था, इसलिए अपने अंडों को बचाने के लिए दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। वे दोनों चिड़िया वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी और वहां अपना घोंसला बना लिया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। प्रश्न 3। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर। हाँ, कई बार बहुत सी चीजों पर हमें कौतूहल महसूस हुआ है। जैसे एक बार मेरे घर के बगीचे में एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही थी। तब मेरे मन में यह सवाल उठा कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर ले जाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? भाषा की बात। प्रश्न 1। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? उत्तर। अब इसमें जो है कौन कौन से सर्वनाम शब्द है? एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? दीपू और नीलू के लिए। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, किसकी ओर? दीपू और नीलू की ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, उसने किसके लिए लगाया है? एक लंबा आदमी के लिए कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं ये किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? लंबे आदमी के लिए। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आप जो है यहाँ पे लगा है दीपू और नीलू के लिए और मुझे
लंबे आदमी के लिए। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है मैं और मुझे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उन्होंने, उनकी और उसने। प्रश्न 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाएं। उत्तर, गुणवाचक विशेषण पीला, ठंडा, सुंदर, खट्टा। पीला, कनेर का फूल पीला होता है। यहाँ जो पीला है ये कनेर का विशेषण है। ठंडा, शरबत बहुत ठंडा है। सुंदर, वह चित्र बहुत सुंदर है। खट्टा, अंगूर खट्टा है। प्रश्न 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्द के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर, निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण का उपयोग हो रहा है। झुंझलाकर, मित्र की बात सुनकर दीपक झुंझलाकर चला गया। बनाकर, मेरी माँ मुझे लड्डू बनाकर खिलाती है। घबराकर, पुलिस को देख चोर घबराकर भाग गया। टिकाकर, मदन दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। गिड़गिड़ाकर, साहिल ने अपने पिता से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। प्रश्न 4, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना ये अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले कहिए क्या तू भूख लगाई? न अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखूं, वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। उत्तर, अब इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। उसी समय कोमा एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, कोमा चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले कहते हैं कहिए क्या दूं? भूख लग गई ने। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दो, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।